केविन मिटनिक ने ग्रह पर सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों को हैक किया। मैंने उन सभी प्रणालियों से सफलतापूर्वक समझौता किया है जिन्हें मैंने अनधिकृत पहुंच के लिए लक्षित किया था, सिवाय एक के। फिर भी उनका सबसे बड़ा कौशल उनकी तकनीकी क्षमता में नहीं बल्कि मानव व्यवहार की उनकी गहरी समझ में था, जिससे वे लोगों को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित कर सकते थे जो वे सामान्य रूप से नहीं करते। वह जिस इमारत को निशाना बनाने जा रहा था उसमें चला जाता था, फ्रंट डेस्क पर एक कर्मचारी के लिए एक पत्र छोड़ने का नाटक करता था ताकि वह कर्मचारियों के आईडी पर एक अच्छी नजर डाल सके। फिर फोटोशॉप का उपयोग करके वह अपनी खुद की आईडी बना लेता था। केविन ने अपने संस्मरण घोस्ट इन द वायर्स में समझाया, यह देखने में बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं होना चाहिए। 99% समय यह एक नजर से अधिक नहीं मिलेगा। अपना नकली बैज पहने हुए फिर वह अपने हैकिंग साथी को अंदर आने देता, जो कंपनी के नेटवर्क इंजीनियरों के बंद कार्यालय के अंदर जाने के लिए क्रॉल स्पेस तक पहुंचता। एक बार अंदर जाने के बाद वह हैकिंग टूल से लोड किए गए सिस्टम के बूट करने योग्य संस्करण को स्थापित करके कंप्यूटर के मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास कर देता, जिसमें मैलवेयर भी शामिल था जो उसे कीस्ट्रोक्स तक पहुंचने, पासवर्ड चुराने, यहां तक कि वेबकैम को सक्रिय करने में सक्षम बनाता था। अंततः वह सिस्टम के दिल तक पहुंच जाता है, ग्राहक लेनदेन को संभालने के लिए जिम्मेदार सर्वर, और डिक्रिप्ट करता है लाखों और लाखों क्रेडिट कार्ड नंबर। मैं हर बार एक अलग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पूरे दिन खरीदारी कर सकता हूँ और कभी भी नंबरों की कमी नहीं होगी। फिर भी उसने कभी भी किसी भी कार्ड या उसके द्वारा एक्सेस की गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया। एक बच्चे की तरह एक परित्यक्त इमारत में घुसकर उसने सिर्फ मजे के लिए हैकिंग की। उन्होंने समझाया, 12 साल की उम्र में उन्होंने पंच कार्ड खरीदकर और खाली टिकटों को पंच करके लॉस एंजल्स में मुफ्त में बस की सवारी करने का एक तरीका खोज लिया, जिसे उन्होंने कूड़ेदान से निकाला था। केविन ने बहुत समय अकेले बिताया। जब वह 3 साल का था तब उसके पिता चले गए और उनकी मां अक्सर लॉस एंजल्स में विभिन्न डेली में वेट्रेस के रूप में डबल शिफ्ट में काम करती थी ताकि उनका भरण पोषण कर सकें। वेंचुरा बुलेवार्ड एक उदाहरण फ्रॉम इन डेली है। समय बिताने के लिए वह जादू के करतब दिखाना पसंद करता था। जिस लड़की पर उसका क्रश था उसके जादूगर पिता से प्रभावित था। उन्होंने लिखा, यह धारणा कि लोगों को धोखा दिए जाने में मजा आता है एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन था जिसने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। हाई स्कूल में वह फोन फ्रीकिंग, मुफ्त लंबी दूरी की कॉल करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क में हेरफेर करने का आदी हो गया था। उसे शरारत करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद था। वह और उसका दोस्त लुइस डी पाइने एक शौकिया रेडियो को इस तरह से संशोधित करते थे कि उनकी आवाज मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू स्पीकर से निकलती और वे इस तरह की बातें कहते, मुझे खेद है, हम यहाँ पुलिस की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन उसकी हरकतें हमेशा इतनी मासूम नहीं थी। जब वह 17 वर्ष का था तो उसने कैलिफोर्निया में एक प्रमुख टेलीफोन प्रदाता पैसिफिक बेल के महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाया, जिसे बाद में AT&T के रूप में जाना गया, बिना पहचान पत्र मांगे। वे सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में ढेर सारी पुस्तिकाएं लेकर बाहर निकले, लेकिन फिर उसके दोस्त की एक पूर्व गर्लफ्रेंड ने इसकी भनक लग गई और उसे 3 महीने किशोर हिरासत में बिताने पड़े। इससे वह विचलित नहीं हुआ। हैकिंग के प्रति उसका जुनून बाकी सब पर हावी हो गया। उसने हाई स्कूल की उपेक्षा की, GED परीक्षा पास की और बाद में लाके एक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात उस महिला से हुई जो बाद में उसकी पत्नी बनी। यहाँ तक कि जब वह बोनी के साथ रहने लगा तब भी वह लगभग हर जागने का घंटा अपने कंप्यूटर पर बिताता था। उसका एक पसंदीदा लक्ष्य डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन था, जो एक प्रमुख कंप्यूटर विक्रेता था। वह वास्तव में DEC के नए ऑपरेटिंग सिस्टम VMS के लिए सुरक्षा खामियों की पहचान करने के लिए स्रोत कोड, उत्पाद कैसे काम करता है, चाहता था। वह और उसका दोस्त लेनी डिसिको दूर से ही DEC में घुसपैठ कर बेशकीमती स्रोत कोड चुराने लगे, IRS होने का नाटक करते हुए और दावा करते हुए कि लेनी कर अपराधों के लिए वांछित था। लेनी इतना क्रोधित था कि उसने अपने बॉस को बताया कि वह और केविन देर रात कार्यालय से DEC में घुसपैठ कर रहे थे। FBI शामिल हो गई और लेनी ने केविन के साथ अपनी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब फेड ने केविन को गिरफ्तार किया तो केविन ने कहा कि लेनी खुशी के एक छोटे से घेरे में नाच रहा था, जैसे कि वह मुझ पर किसी तरह की जीत का जश्न मना रहा हो। यह हैक उसे परेशान करेगा। अभियोजक लियोन वीडमैन ने केविन को एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में चित्रित किया, यह दावा करते हुए कि वह एक टेलीफोन में सीटी बजा सकता है और नोरैड से परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकता है। यह अब हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन 1980 के दशक में इस बात को लेकर बहुत डर था कि तकनीक कैसे काम करती है। कंप्यूटर और नवजात इंटरनेट आम जनता के लिए उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए
जज ने केविन को एकांत कारावास में डाल दिया, जहां उसने 8 महीने बिताए। जब वह रिहाई के लिए तैयार हो रहा था तो बोनी ने उसे छोड़ दिया। उसे शक था कि वह धोखा दे रही है। जेल में 1 साल की सजा काटने के बाद केविन को पता था कि उसे और अधिक सावधानी से चलना होगा। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसके फोन को ट्रैक न किया जा सके। उसे अपने नोवाटेल पीटीआर 825 के इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर को बदलने का तरीका खोजना था। उसने नोवाटेल को फोन किया और खुद को उनके इंजीनियरों में से एक बताया, यहां तक कि विश्वसनीय दिखने के लिए लास वेगास में शोरगुल वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो से भी फोन किया। उसने कुमामोटो नामक एक इंजीनियरिंग मैनेजर से बात की, जिसने बताया कि अगर आपके पास फर्मवेयर के एक विशेष संस्करण वाली एक विशेष कंप्यूटर चिप है तो फोन के कीपैड से ईएसएन को बदलना संभव है। केविन ने कुमामोटो को लास वेगास के उस होटल में कुछ चिप्स भेजने के लिए राजी किया जहां उसने ठहरने का दावा किया था। फिर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को फोन किया और हाल ही में सक्रिय किए गए फोन के ईएसएन प्राप्त किए, जिससे वह नेटवर्क पर उन उपकरणों का प्रतिरूपण कर सके। इस समय के आसपास केविन को अपने सौतेले भाई की पूर्व प्रेमिका के माध्यम से एरिक नामक एक कथित स्टार हैकर से मिलवाया गया। एरिक बहुत ही गुप्तचर था। उसने केविन को अपना फोन नंबर या पेजर नंबर नहीं दिया। वे एक मध्यस्थ के माध्यम से संवाद करते थे। कुछ बार बात करने के बाद केविन के अंतर्मन ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। एरिक दूसरे हैकर्स की तरह बात नहीं करता था। वह जो फ्राइडे की तरह ज्यादा बोल रहा था, एक पुलिस वाले की तरह। उसने ऐसे सवाल पूछे, तुम हाल ही में किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो? तुम इन दिनों किससे बात कर रहे हो? उसने एरिक की पृष्ठभूमि के बारे में और गहराई से जानने का फैसला किया। पैसिफिक बेल में केविन के दोस्त डेव ने एक चारा फोन नंबर के साथ एक जाल बिछाया। जब एरिक ने डायल किया तो कॉल डेव के ऑफिस में फिर से रूट हो गई, जिससे उन्हें सिस्टम की कॉलर आईडी के जरिए एरिक का फोन नंबर कैप्चर करने में मदद मिली। एरिक के फोन नंबर का इस्तेमाल करके उसने उसका पता खोज लिया। उसने टेरी नाम के एक तकनीशियन होने का नाटक करते हुए पैसिफिक बेल को कॉल किया। जब टेक कोड के लिए पूछा गया तो केविन ने एक रैंडम नंबर दिया। टेरी, तुम्हारा टेक कोड क्या है? उन्होंने याद किया। मुझे पता था कि वह इसे देखने नहीं जा रही थी। उन्होंने कभी नहीं किया। कोई भी 3 अंकों की संख्या संतुष्ट कर देगी, जब तक मैं आश्वस्त लगूं और संकोच न करूं। पृष्ठ 124। उनकी चाल काम कर गई। एरिक के फोन नंबर से जुड़े पते के अनुरोध पर कर्मचारी ने आंख नहीं झपकाई। 3636 साउथ सेपुलवेडा, यूनिट 107 बी, जोसेफ वर्नले के नाम से पंजीकृत है। केविन का संदेह तब और गहरा हो गया जब उसने एरिक की फोन लाइन के कॉल लॉग तक पहुंच बनाई और एफबीआई के लॉस एंजल्स मुख्यालय को कॉल पाया। पूरी कहानी को उजागर करने के लिए प्रेरित होकर केविन ने एरिक का सामाजिक सुरक्षा नंबर प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। विश्वसनीयता हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंसी की आंतरिक संरचना, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के नामों पर सावधानीपूर्वक शोध किया और कंपनी की भाषा भी सीखी, जिसमें मॉड्स जैसे शब्द शामिल थे। मॉड्यूल्स का संक्षिप्त रूप दावों को संभालने वाली टीमों को संदर्भित करता है। एन नाम की एक कर्मचारी ने उसके झूठ को खा लिया और उसे वह सब कुछ दे दिया जो वह चाहता था: सामाजिक सुरक्षा संख्या, जन्म तिथि, लाभ और आय। एरिक हेन सीनियर, जो संभवतः एरिक का पिता था, के बारे में एन की जानकारी ने एक चौंकाने वाली खोज की। जब केविन ने एरिक हेन सीनियर को फोन किया और कहा, मैं एरिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसका हाई स्कूल का दोस्त हूं, एरिक हेन सीनियर ने नाराजगी जताई और जवाब दिया, मेरा बेटा शिशु अवस्था में ही मर गया। एरिक हेंज जूनियर के रूप में छद्मवेश धारण करने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन था? केविन को याद आया कि एरिक हैकर केविन पॉल्सन के साथ सहयोग करने के बारे में शेखी बघार रहा था। उन्होंने खोजबीन की और पॉल्सन के बारे में एक लेख पाया जिसमें उन्होंने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर रेडियो प्रतियोगिताओं में धांधली करने की साजिश रची थी। उन्होंने सहषड्यंत्रकारियों में से एक का नाम पहचान लिया, लेकिन दूसरे, जस्टिन टार्नर पीटरसन, से परिचित नहीं थे। जब उन्होंने मोटर वाहन विभाग से पीटरसन का शारीरिक विवरण पढ़ने के लिए कहा तो वह एरिक से मेल खाता था। जस्टिन टार्नर पीटरसन एक हैकर था जो एफबीआई के रूप में काम कर रहा था। केविन के शब्दों में, अपनी खुद की गांड बचाने के लिए मुखबिर अपार्टमेंट पर जोसेफ वर्नले ने जो पहचान सूचीबद्ध की थी वह जोसेफ वेज नामक एक एफबीआई एजेंट की बनाई हुई पहचान थी। इस बीच पैसिफिक बेल में सुरक्षा ने उसके पिता के घर से कॉलों को वायर टैपिंग करना शुरू कर दिया था। निर्णय की चूक में केविन ने अपने पिता के लैंडलाइन का इस्तेमाल किया था, जबकि वह अस्थायी रूप से वहां रह रहा था, अपने लापता सेल फोन के बजाय। जब एफबीआई केविन का पीछा कर रही थी, तब वह भी उनका पीछा कर रहा था।
उसने उन FBI एजेंटों के नाम और नंबर पता लगा लिए जिनसे एरिक बात कर रहा था। यह जानने पर कि एजेंटों ने लॉस एंजल्स में सेल प्रदाता पैक्टेल का इस्तेमाल किया है, केविन ने पैक्टेल के सिस्टम में घुसपैठ की और उनके कॉल रिकॉर्ड को ट्रैक किया और उनके स्थानों को इंगित किया। उसने जल्दी से अपने अपार्टमेंट की सफाई की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सबूत न हो। 30 सितंबर 1992 की सुबह पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसने नग्न अवस्था में जवाब दिया। एजेंट भी FBI डोनट्स का एक बॉक्स पाकर खुश नहीं थे। हालांकि FBI को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों के साथ उसकी करीबी कॉल बढ़ रही थी जब केविन ने मोटर वाहन विभाग को एरिक हेंज के ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति सौंपने के लिए धोखा दिया, तो DMV जांचकर्ताओं ने उसे एक प्रिंट शॉप पर ट्रैक किया जहां केविन की दादी उसे ले गई थी। जांचकर्ताओं ने दुकान के माध्यम से उसका पीछा किया, जहां वह मुश्किल से बच निकला। इस दौरान उसकी बेचारी दादी 3 घंटे तक पार्किंग में इंतजार करती रही। केविन ने बाद में कहा, मुझे कभी भी ऐसी जानकारी मिलने पर दोषी महसूस नहीं हुआ जो मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने अपनी दादी के बारे में सोचा, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरी पूरी जिंदगी मेरी बहुत परवाह की, इतने लंबे समय तक अपनी कार में बैठी रहीं, इंतजार करती रहीं और चिंतित रहीं, तो मैं पश्चाताप से भर गया। अपनी प्यारी दादी और माँ को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वह जानता था कि उसे भागना होगा। हैकिंग करके और दूसरे हैकर्स के साथ जुड़कर अपनी परिवीक्षा का उल्लंघन करने के लिए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। केविन ने एक नई पहचान अपनाई, एरिक वीस, जो उसके हीरो जादूगर हैरी हुडिनी का असली नाम था। उसने खुद ही गायब होने की योजना बनाई। अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए उसने एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी में घुसपैठ की और अच्छे क्रेडिट वाले और अपनी उम्र के आसपास के एरिक वीस को ढूंढा। फिर उसने एरिक के बारे में अन्य व्यक्तिगत विवरण इकट्ठा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में अपने दोस्ताना संपर्क से मदद ली। वह अपनी नई पहचान के साथ डेनवर चले गए, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से आकर्षित हुए और एक प्रमुख लॉ फर्म के IT विभाग में काम मिल गया, जहां वह दिन में काम करता और रात में हैकिंग करता। मजा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को हैक करने में था, जिनमें संभवतः सबसे अच्छी सुरक्षा थी। उसने मोटोरोला के सबसे अच्छे फोनों में से एक माइक्रो TSE अल्ट्रा लाइट के लिए सोर्स कोड प्राप्त करने पर अपनी नजरें टिकाईं। वह समझना चाहता था कि फोन का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ताकि ESN को बदलने की कोशिश की जा सके, जैसा उसने अपने नोवाटेल फोन के साथ किया था। इलिनॉइस में मोटोरोला की अनुसंधान और विकास टीम से रिक के रूप में प्रस्तुत होकर उसने एलिसा को फोन पर बुलाया, जो कि छुट्टी पर गए R&D में एक VP की सहायक पाम की जगह थी। उसने एलिसा को यह कहकर धोखा दिया केविन को समझ में नहीं आया कि क्या मांगे और उसने कहा, नवीनतम और बेहतरीन के बारे में क्या ख्याल है। बस इसी तरह एलिसा ने उसे मोटोरोला के सबसे सुरक्षित व्यापार रहस्यों में से एक सौंप दिया। हालांकि एक छोटी सी अड़चन थी। केविन स्रोत कोड को मशीन पठनीय कोड में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर प्राप्त करना भूल गया था। फिर भी यह एक रोमांच था। इसके बाद नोकिया आया। उसने सैन डिएगो में नोकिया USA के एक इंजीनियर के रूप में पेश किया और फिनलैंड में नोकिया के कार्यालयों में से एक से संपर्क किया, जहां टेपियो नाम के एक व्यक्ति ने FTP के माध्यम से नोकिया 121 के लिए स्रोत कोड स्थानांतरित किया। यह कितना आसान था, इससे आश्चर्यचकित होकर केविन ने सोचा कि क्या वह नोकिया के आंतरिक नेटवर्क में घुसपैठ कर सकता है। आगामी रिलीज पर अधिक स्रोत कोड और जानकारी तक पहुंचने के लिए उसने नोकिया इंग्लैंड के IT विभाग को धोखा देकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए लॉगिन विवरण दे दिया, जिसका फायदा उसने पूरे सिस्टम तक पहुंच हासिल करने और अपने लिए एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए उठाया। फिर उसकी नजर आंतरिक रूप से विकासाधीन एक गुप्त डिजिटल फोन पर पड़ी जिसे HD 760 कहा जाता है। उसने प्रमुख डेवलपर मार्कू से संपर्क किया और उसे नवीनतम स्रोत कोड साझा करने के लिए राजी किया। हालांकि केविन द्वारा अपना नया खाता बनाने पर अलर्ट ट्रिगर होने के बाद नोकिया ने सुरक्षा कारणों से आउटबाउंड फाइल स्थानांतरण को ब्लॉक कर दिया। इससे अप्रभावित होकर उसने मार्को को एक टैप ड्राइव के माध्यम से स्रोत कोड को फ्लोरिडा में नोकिया कार्यालय में भेजने के लिए राजी कर लिया। लार्गो उसके मित्र लुइस ने टेप को पुनः प्राप्त करने के लिए नोकिया USA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का रूप धारण किया, क्योंकि केविन के लिए वहां जाना बहुत जोखिम भरा था। केविन ने बाद में एक FBI एजेंट होने का नाटक करते हुए वापस कॉल किया, यह FBI के साथ विशेष एजेंट विल्सन है। क्या आप अपने परिसर की स्थिति से परिचित हैं? प्रबंधक ने जवाब दिया, बेशक मैं परिचित हूँ। पुलिस ने पूरे स्थान पर निगरानी रखी है। यह छोड़ने और कुछ और बनने का समय था। वह अपने तकनीकी दृश्य, थाई भोजन और अच्छी कॉफी के कारण सिएटल में बस गया। उन्होंने एक बच्चे की पहचान अपनाई, ब्रायन मेरिल, जो मर चुका था,
जिसे उसने महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए दक्षिण डकोटा के राज्य रजिस्ट्रार में एक निजी अन्वेषक के रूप में प्रस्तुत करके प्राप्त किया था। उसे अपनी असली पहचान छिपाने के बारे में बेहद सावधान रहना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज ने उन्हें लेबल किया साइबरस्पेस का मोस्ट वांटेड। केविन को लगा कि पत्रकार जॉन मार्क्स ने उन्हें गलत तरीके से एक सुपरविलेन में बदल दिया था। पत्र में कुछ इस तरह लिखा था, मुझे विश्वास नहीं है कि हम कभी भी उसके टेलीफोन ट्रेस, टेलनेट या एफटीपी कनेक्शन के जरिए उसे ढूंढ पाएंगे। इस जांच के लिए आपकी सहायता बहुत जरूरी है। एफबीआई को जो महत्वपूर्ण सहायता मिली वह वास्तव में सुतोमू शिमोमुरा से मिली, जिन्हें शिम्मी के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के सबसे कुशल कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक है। शिम्मी एफबीआई की तलाश में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा था कि केविन ने उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया है। उस समय शिम्मी और हैकर मार्क लोटर OKI 900 सेल फोन से जुड़े एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने इसे रिवर्स इंजीनियर किया था, जिससे उन्हें कीपैड के जरिए ESN बदलने की अनुमति मिली। और अधिक जानने के लिए उत्सुक, केविन ने शिम्मी के सर्वर को हैक कर लिया और उसके घर के कंप्यूटर से फाइलें चुराने में कामयाब हो गया। जब शिम्मी को नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल का उपयोग करके घुसपैठ का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। केविन ने अपने संस्मरणों में लिखा, मैंने एक हैकर विजिलेंट को छोड़ दिया था जो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शिम्मी के सर्वर को हैक करने का मजा कुछ ही समय के लिए था। सर्च वारंट के साथ पुलिस केविन के घर में घुसी जब वह वहां नहीं था और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त कर लिए। वे एफबीआई नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस वाले थे जो उसके उपनाम ब्रायन मिरिल की जांच कर रहे थे। फिर भी यह केवल समय की बात थी कि विभिन्न एजेंसियां बात करें। वह एक और नई शुरुआत के लिए सिएटल से भाग गया, उत्तरी कैरोलिना के रैले में स्थानांतरित हो गया। वह अब माइकल डेविड स्टैनफिल था, एक पहचान जो उसने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रवेश कार्यालय में घुसपैठ करने और 13,000 से अधिक छात्र रिकॉर्ड तक पहुंचने के बाद हासिल की थी। याद है जब उसने मोटोरोला को हैक किया था और आवश्यक कंपाइलर को सुरक्षित किए बिना स्रोत कोड प्राप्त किया था। केविन स्रोत कोड को अनुवाद करने के लिए आवश्यक कंपाइलर प्राप्त करना भूल गया था। अब उसने मोटोरोला के कंपाइलर आपूर्तिकर्ता से मार्टी नामक एक इंजीनियर को फाइल को एफटीपी करने के लिए हेरफेर किया। मार्टी ने उल्लेख किया कि एफबीआई एक सुपरहैकर को ट्रैक कर रही थी, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह कंपाइलर हासिल करने की कोशिश करेगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसी सुपरहैकर से बात कर रहा था। इस नवीनतम स्टंट से उत्साहित केविन एक दिन उठा और पाया कि उसका सेल फोन बंद है। उसके सेवा प्रदाता ने इसे काट दिया क्योंकि असली माइकल स्टैनफिल ने पहचान की चोरी की सूचना दी थी। यह चाल तब उजागर हुई जब केविन ने माइकल की उपयोगिता कंपनी से एक संदर्भ पत्र का अनुरोध करके नए बिजली ग्राहकों के लिए $400 जमा करने से बचने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से पत्र को असली माइकल के पते पर फैक्स भी कर दिया गया, जिससे धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक फैक्स मशीन अपने धोखे का पता चलने के बाद केविन ने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से एक्सेस किए गए हजारों लोगों में से एक और उपनाम चुना, जी थॉमस केस। फेड उसके करीब पहुंच रहे थे और उन्हें एक भाग्यशाली मौका मिलने वाला था, जो उपयोगकर्ताओं को तब सूचित करता था जब वे डिस्क स्पेस का महत्वपूर्ण हिस्सा इस्तेमाल करते थे। एक दिन ब्रूस कोबॉल को एक ईमेल मिला जिसमें यह संकेत था कि वह जिस इवेंट का आयोजन कर रहे थे उसके लिए उनका अकाउंट द वेल के सर्वर पर 150 मेगाबाइट स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा था, जो उस समय काफी बड़ी मात्रा थी। ब्रूस ने पाया कि संग्रहित फाइलें उनकी नहीं थी। उनमें सुतोमू के कार्य ईमेल को संबोधित ईमेल थे। वे शिम्मी के कंप्यूटर से चुराई गई फाइलों का भंडार थे। जब केविन ने पत्रकार जॉन मार्क्स के ईमेल हैक करके यह पता लगाने की कोशिश की कि फेड उनके बारे में कितना जानता है, तो शिम्मी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने शिम्मी को अपने नेटवर्क तक पूरी पहुंच प्रदान की। इंटरनेट सेवा प्रदाता नेटकॉम के लॉगिन और लॉगआउट रिकॉर्ड के साथ द वेल तक अनधिकृत पहुंच के उदाहरणों को क्रॉस रेफरेंस करके शिम्मी को एक पैटर्न मिला। एक खाते ने डेनवर और रैले में नेटकॉम के डायल अप मोडेम के माध्यम से द वेल तक पहुंच बनाई। शिम्मी की टीम ने स्प्रिंट के सेलुलर नेटवर्क पर वास्तविक समय में कॉल का पता लगाया। हालांकि केविन ने सिस्टम में हेरफेर करके एक ऐसे फोन नंबर का इस्तेमाल किया था जो किसी ग्राहक को नहीं सौंपा गया था, लेकिन फिर भी वैध लग रहा था। इसलिए स्प्रिंग इंजीनियर ने चतुराई से हेरफेर किए गए नंबर पर की गई कॉल पर ध्यान केंद्रित किया, न कि उससे जिससे रैले क्षेत्र कोड प्राप्त हुआ। इन कनेक्शन प्रयासों में लगातार एक ही सेल फोन टावर का उपयोग किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि केविन ने इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जिस फोन का इस्तेमाल किया था वह एक निश्चित स्थान पर था। शिम्मी ने रैले के लिए विमान लिया।
एहतियात के तौर पर एक अलग सेल फोन प्रदाता के माध्यम से नेटकॉम से जुड़ने का केविन का प्रयास व्यर्थ गया। सभी सेल फोन कंपनियां किसी भी अजीब गतिविधि के लिए सतर्क थीं और तुरंत शिम्मी को इसकी सूचना दे रही थी। जब एक संदिग्ध डेटा कॉल चल रही थी तो शिम्मी और उनकी टीम एक वाहन में सवार हो गई और सेलुलर रेडियो सिग्नल के स्रोत को इंगित करने के लिए एक रेडियो दिशा निर्देशन उपकरण का उपयोग किया, जिससे वे केविन के पड़ोस में पहुंच गए। जब उन्होंने केविन और एक अन्य हैकर के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया तो पत्रकार जॉन मार्क्स, जो पीछा करने में शामिल हो गए, ने उनकी आवाज पहचान ली और चिल्लाए, यह वही है, यह मिटनिक है। जिम से काम खत्म करने के बाद केविन घर गया और 15 फरवरी 1995 को आधी रात के बाद अपने कंप्यूटर पर लॉग इन किया। उसने देखा कि विभिन्न सिस्टम तक पहुंचने के लिए वह जिन पिछले दरवाजों का उपयोग कर रहा था उनमें से कई अप्रत्याशित रूप से गायब हो गए थे। उसे पेट में डूबने जैसा एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट के गलियारे में देखा, जो पार्किंग स्थल का दृश्य देता था, यह देखने के लिए कि क्या उसे देखा जा रहा है। एक अमेरिकी मार्शल ने उसकी एक झलक देखी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज रात 1:30 बजे केविन के दरवाजे पर दस्तक हुई। केविन को एकांत कारावास में डाल दिया गया, जो उसका सबसे बड़ा डर था। उसने जमानत पर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसे जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कंप्यूटर पर वकील और मुवक्किल बेहतर हो सकते हैं, और फिर कंप्यूटर वायरस सबसे पहले उसे और उसके वकील को उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जज को डर था कि वह एक विनाशकारी कंप्यूटर वायरस को छोड़ देगा। जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसकी कठोरता के कारण समर्थकों के एक समुदाय ने एक साथ मिलकर फ्री केविन आंदोलन शुरू किया। जब केविन ने समर्थन का उफान देखा तो वह भावुक हो गया। इसका मेरे लिए बहुत मतलब था कि मेरे समर्थन के लिए अथक प्रयास करने वाले लोगों की एक सेना थी। इसने मुझे जितनी उम्मीद और साहस दिया, उतना वे कभी नहीं जान सकते थे। अभियोजकों ने आरोप लगाया। केविन ने सोचा कि यह हास्यास्पद है और इसकी तुलना इस तरह की कोक की कैन चुराने के लिए किसी को पकड़ना और उससे कोका कोला के गुप्त फॉर्मूले को विकसित करने की लागत चुकाने की मांग करना। उन्होंने तर्क दिया कि हर्जाने में सोर्स कोड लाइसेंस का मूल्य शामिल होना चाहिए, जिसका अनुमान उन्होंने $10,000 से कम लगाया था। अंततः उन्हें $4,125 का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जिसमें उनकी भुगतान करने की क्षमता को भी शामिल किया गया। वह वास्तव में अमीर नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपनी पहुंच वाली किसी भी जानकारी का इस्तेमाल या बिक्री नहीं की थी। केविन ने 7 मामलों में दोषी होने की दलील दी, जिनमें शामिल हैं वायर धोखाधड़ी, कंप्यूटर धोखाधड़ी, एक्सेस डिवाइस का कब्जा, डेटा संचार का अवरोधन। उन्होंने 5 साल जेल में काटे। जब उन्हें 21 जनवरी 2000 को रिहा किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा मामला जिज्ञासा का मामला है। केविन मिटनिक, आज यहाँ हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। उनकी रिहाई के बाद उनके पूर्व विरोधी अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया। कंप्यूटर सुरक्षा के मानवीय पक्ष का आसानी से शोषण किया जाता है और इसे लगातार अनदेखा किया जाता है। कंपनियां फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित एक्सेस डिवाइस पर लाखों डॉलर खर्च करती हैं, और यह पैसा बर्बाद होता है क्योंकि इनमें से कोई भी उपाय सुरक्षा श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी को संबोधित नहीं करता है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। संरक्षित जानकारी वाले कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंधन, संचालन और लेखाजोखा रखना। केविन की काफी मांग होने लगी। केविन मिटनिक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हैकर हैं। केविन मिटनिक मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग के सीईओ हैं। उन्होंने कंपनियों को उनकी सुरक्षा मजबूत करने की सलाह देकर अपने हैकिंग कौशल का नैतिक रूप से उपयोग किया और रोजमर्रा की मददगार सलाह भी साझा की। 000000 और वोइला। सुरक्षित रहें, तिजोरियों पर भरोसा न करें। केविन ने अपने लिए एक नया जीवन बनाया था और फिर से प्यार पाया, किम्बरली से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात सिंगापुर में एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन में हुई थी। लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। 2022 में केविन को यह विनाशकारी समाचार मिला कि उन्हें अग्नाशय का कैंसर है, जिससे उन्होंने 14 महीने तक लड़ाई लड़ी। केविन मिटनिक दुनिया के सबसे वांछित हैकर से दुनिया के सबसे वांछित सुरक्षा विशेषज्ञ बन गए। उनकी अंतर्दृष्टि ने कंपनियों और व्यक्तियों के अपने सबसे संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करने के तरीके को बदल दिया है। जैसा कि केविन ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा पर विचार किया, उन्होंने कहा कि यह जादू की तरह था। जबकि केविन ने कभी भी अपने द्वारा एक्सेस की गई किसी भी जानकारी का उपयोग नहीं किया, वास्तविकता यह है कि हर कोई ऐसा नहीं करेगा। एफटीसी के अनुसार 2023 में धोखेबाजी के कारण अमेरिकियों को $10 बिलियन का नुकसान हुआ,
जिसमें धोखेबाजी सबसे ऊपर है। और अगर आपने कभी अपना नाम या ईमेल गूगल पर खोजा है, जैसा कि मैंने किया है, तो आप चौंक जाएंगे कि आपके बारे में कितनी जानकारी मौजूद है। और दुर्भाग्य से डेटा ब्रोकर आपकी जानकारी स्कैमर्स को बेचते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। हम नए विषय और नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। जब तक कि सभी सुरक्षित रहें और